हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग पीईटी का हिंदी का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि वर्णमाला है लेसन का नाम। इसमें जैसे कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुनासिक और निरनुनासिक के बारे में जानेंगे। और स्वर कितने प्रकार का होता है, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सभी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड, डिस्कस करेंगे कि वर्ड मतलब किसे कहा जाता है। तो वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्ड किसे कहा जाता है, वर्ड उसे कहा जाता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें और इसमें, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये क्या है, वर्ड है। ठीक, तो हम मतलब कि बहुत अच्छे से जानेंगे किसको वर्ड कहा जाता है, किसको नहीं। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ण उस ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। ये पॉइंट एग्जाम से पूछा जा चुका है, ये कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे अ है, ई है, व है, च है, क है, ख है, ये सभी वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, ध्यान देने वाली बातें हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। इसको मतलब कि दो पार्ट में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गया, ग और या लिखा हुआ है ना, तो ग के लिए क्या क्या लगेगा उसमें, तो ग के लिए देखिए इसमें बना हुआ है ग अब प्लस अ रहेगा तो पूरा हो गया ग, प्लस य रहेगा, उसमें आ की मात्रा लगा हुआ है तो आ हो गया, तब जाकर वो बना है गया। यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह कई वर्णों के मेल से यह सभी शब्द बनता है। इसी अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, अपनी एक लिपि होती है। लिपि को ही वर्ण संकेत कहा जाता है कि कौन सा वर्ण किस रूप या फिर आकार में रहेगा। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, 52 होती है। अब आ जाते हैं हम लोग वर्णमाला पे। देखिए, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और एक इसका परिभाषा और है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि हिंदी में अ, आ, क, ख, ग ये सभी होता है, तो ये भी वर्णमाला है, लेकिन ये हिंदी का है। और अंग्रेजी में ए बी सी डी ये भी वर्णमाला होता है। अंग्रेजी में इसको अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, वर्ण के भेद देख लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार का होता है। दोनों कौन है, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। मतलब कि स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल कहा जाता है और व्यंजन को कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, 11, और व्यंजन की संख्या टोटल होती है 33। अब दोनों में से जैसे कि हिंदी में वर्णों के दो प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को हम लोग अच्छा से समझेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है। वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। मतलब ये स्वतंत्र होता है, स्वयं से बोले जा सकते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं होता है। देखिए, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि कंठ तालु का उपयोग होता है और जीभ होठ का नहीं होता है। किसमें, स्वर के उच्चारण में। और मैं ऊपर बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, मतलब कि दीर्घ उ, ह्रस्व ई, ए, ऐ, ओ, औ और री होता है। और स्वर के भेद अब देख लेंगे हम लोग। तो स्वर के भी दो भेद होता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ओ। और देखिए इसमें संयुक्त स्वर होता है
ए और ए और औ ये संयुक्त स्वर होता है। अब मूल स्वर के भेद देखेंगे। मूल स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को देखेंगे, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट वोवेल्स कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है। अ, ई, उ और री, ये सभी 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। री की मात्रा को देखिए ऐसे इंडिकेट किया जाता है तथा उच्चारण में ऐसे पढ़ा जाता है, री ऐसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर को देखेंगे, लॉन्ग वोवेल्स। वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। अ रहेगा तो वो तो ह्रस्व हो जाएगा। अ के बाद दीर्घ जब आएगा आ तो वो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, ये टोटल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर में 2 शब्दों के योग से बनता है। ये सभी शब्द जो है ये सभी स्वर जो होता है 2 वर्डों के योग से बनता है। जैसे दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से मिलकर दीर्घ ई बन गया है। मतलब कि समानार्थक वर्ण रहेगा तो उसी से मिलकर यह दीर्घ बन जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ई के लिए ई प्लस ई हुआ है, दीर्घ उ के लिए छोटा उ प्लस छोटा उ, मतलब ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ से दीर्घ उ बन गया है। ए से अ प्लस ई से ए बन गया है, और ए से अ प्लस ए से ए बन गया है। ओ से अ प्लस उ से ओ बन गया है, और औ के लिए है अ प्लस ओ, ई से बन गया है औ। ठीक, अब यहाँ पे प्लुत देख लेते हैं। प्लुत स्वर, स्वरों की संख्या कितनी मैं बताया था? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व और दीर्घ हो गया, अब प्लुत को देखेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर कहलाता है। मतलब इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका चिन्ह एस के आकार का होता है ऐसे। इसका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है। जैसे सुनो, सुनो लंबी मतलब कि बोलना होता है तो सुनो ऐसे टाइप बोलना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अयोगवा। स्वर खत्म हो गया, अब अयोगवा को हम लोग देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जिसके उच्चारण में न तो स्वर में और न ही व्यंजनों में की जाती है उसे अयोगवाह कहा जाता है। मतलब हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ड जिसकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अतः मतलब कि वो वर्ड कौन है? अंग और अ, ये दोनों। देखिए अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक है अंग और एक होता है कौन? अ। ये दोनों ही वर्ड अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अब अयोगवाह के प्रकार जानना है। अयोगवाह के प्रकार 4 होता है टोटल। अनुनासिक, इसका चिन्ह ऐसे होता है। अनुस्वार, इसका चिन्ह ऐसे होता है। और विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है। निरनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब एक एक को समझ लेते हैं। अनुनासिक, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। ये सभी बोलते वक्त जो मतलब इसका उच्चारण करते समय हवा जो होता है वो नाक और मुख से दोनों से निकलता है। उसके बाद अनुस्वार है, तो जिस वर्ड के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, ओनली नाक से, उसे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे अंगूर है, अंगद है, कंकन है। अब विसर्ग है, तो जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। जैसे मनः कामना, पय पान, अतः स्वतः दुख, ये सभी। आगे अब निरनुनासिक है,
तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहा जाता है। जैसे यह बस ऐसे मुंह से बोल दिया जाता है, जैसे इधर उधर, नाक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। आप, अपना, घर, ये सभी शब्द होता है। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि अनुनासिक और अनुनुनासिक में अंतर क्या होता है। तो अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आत, गाँव, चिड़िया इत्यादि। अब अनुस्वार को देखते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि ये सभी। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उसके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, अंत से आंत। तो जो अंतर है यह तत्सम हो गया। तो वहाँ पे क्या समझाए, ऊपर समझाए कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उसके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। आगे अब व्यंजन देखते हैं। स्वर खत्म यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे व्यंजन स्टार्ट होता है। व्यंजन की संख्या में बताया हूँ 33 होता है। अब व्यंजन किसे कहा जाता है इसको देख लेते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए क है, क मैं बोल रहा हूँ क, तो इसमें अ छिपा हुआ है। देखिए अ निकलना होता है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा और अ ऐसे बाहर आ जाएगा। अब ये है, देखिए क बोलने के लिए हमको देखिए यहाँ पे अ छिपा हुआ है कि नहीं। तो ये जो मतलब कि वर्ण है, मतलब क वर्ण है, तो इसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अ तो स्वर है ना, तो स्वर की मतलब बिना स्वर के व्यंजन को बोल पाना आसान नहीं, मतलब हो ही नहीं पाएगा, उच्चारण ही नहीं होगा। इसीलिए स्वर को स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। अब देखिए जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग ये सभी व्यंजन है और क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी होती है, जो मैं अभी बताया हूँ निकाल करके। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे ख के लिए यहाँ पे बताया गया है, ख के लिए ख में अ छिपा हुआ है, प के लिए प में अ छिपा हुआ है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके मतलब कि स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। मतलब क वर्ण से लेकर, क वर्ण से मतलब कि क, ख, ग, घ, ङ, मतलब एक क वर्ण हो गया। और उसके बाद का क्या करा है, ह तक लेकर ह तक, ये सभी वर्णों की संख्या मिलाकर हो जाएगा 33। मतलब टोटल 33 व्यंजन होता है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। आगे इसका मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।